हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। कल जो वीडियो आया था अपना, उसके अंदर आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है और बहुत सही उत्तर आप लोगों ने दिए हैं। ज़्यादातर लगभग सारे उत्तर सही थे और इसी तरह से उम्मीद करते हैं आज वाली वीडियो को भी आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे और बड़े इंटरेस्ट से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम विद्युत विभव का अगला भाग फिर लेते हैं और इस भाग में हम उसी तरह से पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। आप लोगों को उनको बड़े ध्यान से देखना है। जो थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के आधार पे इनके उत्तर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप लोग इनके उत्तर कमेंट्स में लिख सकते हैं और लास्ट में या बीच में जब भी मौका मिलेगा इसी वीडियो के अंदर हम इन सब के उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो ध्यान देना है अपने को कि ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है, एक दूसरे को काट सकते हैं या नहीं काट सकते। समविभव पृष्ठ वो होते हैं जिनके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। आंसर आपको देना है। फिर देखते हैं अगला सवाल। एक समविभव पृष्ठ पर परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदुओं के मध्य 200 माइक्रोकूलम आवेश लाना पड़ा, तो कार्य कितना करना पड़ेगा? चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए उत्तर देने हैं। थोड़ी सी चूक गड़बड़ हो सकती है। तो इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है और चालक गोला आवेशित करने पर उसकी सतह पर 15 वोल्ट का विभव रहता है। इसके केंद्र पर विभव का मान कितना होगा? तो चालक गोला है और चालक गोले की सतह के ऊपर 15 वोल्ट आया है और उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में किसी बिंदु XYZ पर विभव का मान जो दिया हुआ है 2x² है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये एक बिंदु दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 1 मीटर है, y कोऑर्डिनेट 2 मीटर है और z निर्देशांक 3 मीटर है। पर विद्युत विभव की हमें गणना करनी है। फॉर्मूला E = ग्रेडियंट V। नेक्स्ट, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विद्युत विभव 10 वोल्ट है। यदि बिंदु के चारों ओर 2 परावैद्युत वाला माध्यम रखा जाए तब विद्युत विभव क्या होगा? ये नए टाइप का सवाल है, इसके ऊपर हमने अभी तक किया नहीं है। V = फॉर्मूला KQ/R होता है। सतह है तो कैपिटल R हो जाएगा और सतह नहीं है और कोई दूरी है तो स्मॉल r हो जाएगा और k की वैल्यू 1/4πε0 है। निर्वात की परावैद्युतांक जो दिया हुआ है वो हमें ये दिया हुआ है 2। तो इस तरह से इन सवालों के उत्तर आपको देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा अपने को निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा वो होती है कि अगर हमें किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो वो कार्य, अगर हमें किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो ये कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यही कार्य हमें ज्ञात करना है। वो कार्य ज्ञात कर लिया तो हम कहेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। दो बिंदु आवेशों के कारण ये करना है। बिंदु आवेश वो होते हैं, जैसे हमारे पास एक ये बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश वो होता है जिसका खुद का पर्सनल विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं होता। कोई भी, जैसे ये आवेश है, मान लो बड़ा आवेश है, तो इसका कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव होगा जिस प्रभाव के अंदर अंदर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। मान लो ये आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इसके ऊपर F बराबर कितना होगा? बोलो। इसके ऊपर F बराबर 0 होगा क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है, विद्युत क्षेत्र से बाहर है, विद्युत क्षेत्र में नहीं है। विद्युत क्षेत्र में नहीं है, इस कारण इसके ऊपर बल का मान 0 होगा। अब अगर इस आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें तो हमारे पास कूलाम का बल लगेगा
ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल लगेगा। ये बल तभी प्रभावी होगा जब एक आवेश दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित हो। और हम बात कर रहे हैं बिंदु आवेश की। बिंदु आवेश वो होता है जिसका खुद का पर्सनल विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं होता है। ये बिंदु आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं होगा, इसका प्रभाव अपने आस पड़ोस वाले आवेशों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये खुद आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकता है, लेकिन ये जो परीक्षण आवेश है इसको हम जनरली Q0 लिखते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होती है, जो आवेशों में सबसे छोटी है, और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है, और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये खुद किसी दूसरे आवेश को ना आकर्षित कर सकता है ना प्रतिकर्षित कर सकता है, ये खुद आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाता है, दूसरों को ये आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। तो ये बातें हैं हमारे पास टेस्ट चार्ज के लिए। अब हम कर रहे हैं दो आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। तो ये टॉपिक करने से पहले हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़े कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ है। स्थितिज ऊर्जा कि भाई इसके बारे में देखते हैं। जैसे अभी बताया कि जो हम कार्य करते हैं किसी बल के विरुद्ध, वो हमेशा किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास ये प्लस आवेश है, इस आवेश की वैल्यू हमारे पास Q है, ठीक है। Q है तो इसका चारों तरफ कोई न कोई विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र वो जिसमें कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है, F इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर हम इससे कुछ दूरी R पर कोई बिंदु स्थित है, कुछ दूरी R पर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु पर एक आवेश लेके आते हैं। बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक कोई आवेश लेके आते हैं। हमारे पास ये बिंदु A है, B है और ये बिंदु A है। हम इधर से इधर एक आवेश को लेके आ रहे हैं। ये आवेश जो है वो परीक्षण आवेश Q0 है। इसके लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य होगा WAB। कहाँ से कहाँ तक? ये जो कार्य होगा वो होगा WAB। और WAB कार्य करने के लिए हमारे पास बल होना चाहिए। ये परीक्षण आवेश है, मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, और अगर यहाँ पे रखा हुआ है परीक्षण आवेश तो इसके ऊपर कोई न कोई बल लगेगा। अगर कोई न कोई बल लगेगा तो ये बल क्या होगा? विद्युत बल। और विद्युत बल ये इधर की साइड लगेगा, ये होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F विद्युत बल। तो दूसरी बात कि अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लेके आना चाहते हैं, विरुद्ध कैसे है? क्योंकि ये प्लस आवेश है, जो परीक्षण आवेश है वो भी प्लस आवेश है। ये दो सहजातीय आवेश हो गए, और दो सहजातीय आवेशों के बीच में बल लगने वाला जो है वो हमेशा प्रतिकर्षण बल का होता है। तो वो जो Q0 टेस्ट चार्ज है, ये Q0 टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज B की साइड लेके आ रहे हैं हम। अगर B की साइड लेके आ रहे हैं तो इसके ऊपर एक बल लगेगा बाहर की ओर, दूसरी ओर, इधर की ओर, जिसको हम विद्युत बल कह रहे हैं। तो F ही क्या चीज़ है? विद्युत बल। विद्युत बल वो होता है जो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। और अगर हमें इसको इधर लेके आना है तो हमें इस बल के विरुद्ध इधर की साइड एक बल लगाना पड़ेगा। इसको हम कहेंगे FEX या EXT, या तो EX लिख देंगे या EXT लिख देंगे। इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाह्य बल जो हम आवेश पर लगा रहे हैं, और आवेश पर लगाकर उसको इधर की ओर लाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे FEXT क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? बाह्य
बल, और बाह्य बल आ कहाँ से रहा है, बाह्य बल हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास दो बल हो गए। एक बल हो गया बाहर की ओर जो प्रतिकर्षण बल है, अपने आप लग रहा है आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण। दूसरा बल इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम लगा रहे हैं, इस आवेश की ओर लाने में लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ हमें एक बात पता चली कि एफ एक्सटर्नल जो होगा वो होगा माइनस एफ ई, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी दिशा में। एक बात ठीक है कि भाई जो बाह्य बल है उसका मान इसके बराबर होगा, किसके, विद्युत बल के, और दिशा दोनों की विपरीत होगी। माइनस चिन्ह यहाँ क्या बताता है कि दिशा दोनों की विपरीत होगी। दूसरी बात हमें यहाँ समझ में आती है कि यहाँ पे कार्य होगा डब्ल्यू ए बी, तो वो होगा यू बी माइनस यू ए। यू यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है बिंदु बी पर, और यू ए स्थितिज ऊर्जा है बिंदु ए पर। बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा और बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जाओं में ये जो अंतर है, ये अंतर किए गए कार्य के बराबर होगा। होगा क्या कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान कुछ और है, बी पर, बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा का मान कुछ और है। जो हमने कार्य किया था बिंदु आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को ए से बी तक लाने के लिए जो हमने कार्य किया था, वो कार्य इस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ए बिंदु से आगे की ओर, यानी कि इधर की ओर ले जाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बी बिंदु से उधर की ओर ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये कार्य अपना आप हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ए से बी की ओर आवेश को लेके आना है तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और कार्य की परिभाषा है हमारे पास इंटीग्रेशन बल, इस बार एक्सटर्नल फोर्स ले लेते हैं, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन मान लो कि हमने डी आर लिया है, डी आर वेक्टर, वेक्टर सदिश रूप में लिखना चाहें, कहाँ से लेके आ रहे हैं वो लिमिट नीचे आएगी, ए नीचे आ गया। कहाँ पर लेके जा रहे हैं वो लिमिट ऊपर आएगी, तो ये हमारे पास बी हो गया। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहें, हम चाहते हैं ये वाला बल आए, तो ये फॉर्मूला सही है बी माइनस यू ए, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आए, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे माइनस ए बी, मतलब ए से लेके आ रहे हैं कहाँ पर, बी पर, और एफ क्या आएगा, एक्सटर्नल नहीं आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर, वेक्टर। यहाँ पे हमने किस चीज़ का उपयोग किया है, हमने उपयोग किया है एफ ई एक्स इज इक्वल टू एफ ई, हमने उपयोग किया है बाह्य बल बराबर विद्युत बल, और साथ में निशान किसका, माइनस का। ये माइनस का निशान क्या बता रहा है कि ये दोनों बल एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो ये हमारे पास आ गया किसका सूत्र, स्थितिज ऊर्जा यू बी माइनस यू ए। स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। इस कंसेप्ट के आधार पर हमने ये सूत्र निकाल लिए, दोनों एक ही सूत्र है। यह सूत्र ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो कार्य होगा वो विद्युत बल के विरुद्ध किया जाएगा। विद्युत बल जिस दिशा में होगा उसके उल्टी दिशा में कार्य किया जाएगा, और ये जो कार्य है वो हमारे बल द्वारा कार्य होगा, तो उसी दिशा में। कार्य अदिश राशि है, कार्य की खुद की कोई दिशा नहीं होती है, और ये जो प्रोडक्ट है डॉट लगाया है वो अदिश गुणा को बताता है। जैसे हमने किया था ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो इसको डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन या कॉस, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी कॉस थीटा। इसको हम अदिश गुणा कहते हैं। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो यहाँ पे आता साइन। तो इसके बाद हम ये सोचते हैं, अगर हम दो बिंदु आवेशों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम दो बिंदु आवेशों की ही बात कर रहे हैं।
अब इस आवेश को आगे से लेके आ रहे हैं यहाँ पर, हम ये सोचते हैं कि बिंदु ए से नहीं लेके आ रहे हैं। अगर ये बिंदु यहाँ नहीं होता और अनंत पे होता, ये बिंदु अनंत पे होता, ए बिंदु अनंत का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र से बाहर वाले बिंदु, वहाँ से अगर इसको लेके आए विद्युत क्षेत्र के अंदर Q0 यानी कि परीक्षण आवेश को, तो फिर इसमें कार्य किस हिसाब से होता। तो ऐसी स्थिति में ए की जगह लिमिट आ जाती अनंत और बी की जगह लिमिट आ जाती बिंदु बी, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, आर। तो हम बिंदु बी नहीं लगा के अनंत से आर तक भी लगा सकते। देखते हैं कैसे। तो यदि ए बिंदु अनंत पर उपस्थित हो, यदि ए बिंदु अनंत पर उपस्थित हो तो क्या होगा। ऐसी स्थिति के अंदर हम यू बी और यू ए को तो हमने अनंत दूरी पर स्थित मान लिया, इसलिए आवेश का मान हो गया, ये ऊर्जा का मान हो गया 0। इसको हम लिख सकते हैं यू आर। क्यों लिख सकते हैं कि ये बी बिंदु को हमने क्या दूरी पर मान लिया, आर दूरी पर। तो अब ये हो गए, बिंदु बी उपस्थित हो गया आर दूरी पर और बिंदु ए उपस्थित हो गया अनंत पर। बिंदु ए कहाँ पर उपस्थित है, अनंत पर उपस्थित है। अब कार्य का जो यू बी था उसकी जगह हम यू आर कर सकते हैं, माइनस यू ये वाला ए की जगह क्या लिखेंगे, यू अनंत। ए की जगह लिखेंगे यू अनंत इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 0 लिमिट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला लिखना है तो डॉट डी आर और माइनस लिमिट कहाँ से, अनंत से। दूरी है, अनंत क्या है, एक प्रकार की दूरी है। यहाँ पे कहाँ तक लेके आ रहे हैं, यहाँ तक। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है माइनस एफ ई डॉट डी आर वेक्टर अनंत से आर तक। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य। अब हमारे पास क्लियर हुआ स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट। छोटा सा है, देखते हैं कि हमारे पास एक ये क्यू आवेश था प्लस का, इसके पास विद्युत क्षेत्र में कहीं से हम एक परीक्षण आवेश Q0 को लेके आ रहे थे ए बिंदु से बी बिंदु तक। ए बिंदु बी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है और बी बिंदु बी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। इन आवेश को ए से बी तक लेके आ रहे हैं। तो हमने बताया आपको कि परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, तो दोनों आवेश पॉजिटिव होने के कारण इनके ऊपर आकर्षण, ये प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और प्रतिकर्षण बल अगर कार्य करेगा तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश को लेके आना पड़ेगा और उसमें हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य किया हमने, जो कार्य WAB के रूप में है, और ये कार्य का मान जो है वो स्थितिज ऊर्जाओं में अंतर के बराबर। ए पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, बी पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। तो ये कार्य के बराबर हो गया। अब कार्य का फॉर्मूला परिभाषा से होता है बल इंटू विस्थापन होता है। ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर है, तो ऐसा कर सकते हैं हम। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिखना चाहते हैं, बाह्य बल नहीं लिखना चाहते, बाह्य बल वो बल जो हम लगा रहे हैं ये वाला, और विद्युत बल जो अपने आप आवेशों के कारण लग रहा है। अगर हम विद्युत बल के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे FE, और FE लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि कार्य हमें ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हुआ है। कार्य हमेशा किसी न किसी बल के विरुद्ध होगा। हम कार्य लगाएंगे तो पॉजिटिव लगेगा, और अपने आप जो बल लग रहा है उसके लिए लगाएंगे तो ये करेंगे।
मतलब ये वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो अपने आप ही गिर रही है, कार्य अपने आप हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इसको ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। और अगर ये पॉइंट बी बिंदु ए बिंदु अनंत पर हो, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, ये एक याद रखने वाला पॉइंट है। अनंत पे स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? 0 होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अनंत पे विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होती। तो हमने कुछ नहीं किया है, खाली लिमिट चेंज कर दी है, ए की जगह हमने अनंत लिख दिया है और बी आर दूरी पर स्थित होने के कारण हमने आर लिख दिया। तो ये स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास सूत्र आ गया। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं कि भाई दो बिंदु आवेशों के कारण, निकाय के कारण, तो ये दो बिंदु ही है, इसको आप Q1 मान सकते हो और दूसरे आवेश को Q2 मान सकते हो। और हम सोच लो भाई इसको A2 अनंत से लेके आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर हम इस आवेश को Q1 मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं और इस आवेश को हम Q2 मान लेते हैं, जिस आवेश को हम लेके आ रहे हैं उस आवेश को हमने Q2 मान लिया और जो आवेश हमारे पास पहले से उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, वो आवेश Q1 है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इसको लेके आ रहे हैं अपन अनंत से, इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से। तो ये अनंत वाली जगह हो गई और ये दूरी r हो गई, ये बिंदु P हो गया। कहाँ उपस्थित है ये Q2 आवेश? बिंदु P पर। बिंदु P कहाँ है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। Q2 को हम लाए कहाँ से? अनंत से। और अनंत पे स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? U अनंत इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि हम 0 ऊर्जा वाले क्षेत्र से कुछ न कुछ ऊर्जा UP के वाली स्थिति के अंदर हम इसको लेके आए। तो अब हमारे पास कार्य का अगर गणना करें या स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो एक ही बात है, क्या नाम है इसका? Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य क्या होगा? बिंदु P तक लाने में कार्य क्या होगा? तो कार्य बोलें या स्थितिज ऊर्जा बोलें, एक ही बात है। और जो हम कार्य करेंगे उसको यहाँ से प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में, यही कार्य वस्तु में या आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो अभी हम कार्य लिख देते हैं। कार्य का सूत्र होता है भाई, एक हमने किया था W इज इक्वल टू Q इंटू वी, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। तो कार्य बराबर ऐसे लिख सकते हैं, विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। तो कार्य W कहाँ तक लाने के लिए? P तक लाने के लिए। विभव वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होगा? ये सूत्र है हमारे पास। वोल्टेज किस आवेश के कारण उत्पन्न होगा? Q1 के कारण या Q2 के कारण? Q2 को तो हम बाहर से लेके आ रहे हैं और जो Q1 हमारे आसपास है वो अपने आस पड़ोस में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव भी होगा और विभव होगा कि Q1 अपॉन R। R कहाँ स्थित है? बिंदु P पर। अब दूसरी बात, Q2 आवेश है, Q2 आवेश को हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया Q2 आवेश। तो इसको हम UP कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है WP इज इक्वल टू UP। तो K Q1 Q2 अपॉन R इसका फॉर्मूला हो गया। दो आवेशों के निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आएगा K Q1 Q2 अपॉन R होगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने Q1 क्यों लिखा है?
क्योंकि बिंदु P पर विद्युत विभव जो उत्पन्न होता है वो पहले आवेश Q1 के कारण होता है। दूसरी बात, यहाँ हमने Q2 क्यों लिखा है? क्योंकि हम Q2 आवेश को बिंदु P तक लेके आए तब तो कार्य हुआ ना। तो जिस आवेश को लेके आ रहे हैं उसको यहाँ, अगर हम यहाँ पे Q0 आवेश को लेके आते तो यहाँ पे Q0 लिख देते। तो ये वाला जो सूत्र आया है बिंदु आवेश के कारण गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया है। सबसे खास बात हमें ध्यान रखने की है, कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं, इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है। कार्य और ऊर्जा सेम होते हैं, जो कार्य करते हैं वही आवेश में या निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत विभव उत्पन्न होता है, उसके कारण जो कार्य का सूत्र होता है वो W बराबर Q इंटू V होता है। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। इसमें एक बात और है, एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर A बिंदु से B बिंदु पर आवेश को ले जा रहे हैं, लेकिन आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने के लिए हमारे पास रास्ते कई हो सकते हैं। हम हो सकता है कि इस रास्ते से B तक जा रहे हैं, पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता हो सकता है और ये कोई तीसरा रास्ता हो सकता है। रास्ते अलग अलग का मतलब है छोटे बड़े रास्ते हो सकते हैं और जाना बिंदु A से B तक ही है, लेकिन इसके ऊपर किए गए कार्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है रास्ते का। मतलब ये जो कार्य होता है यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसके ऊपर रास्ते का, पथ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो UA है, इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो UB है। तो किसी भी रास्ते से जाएं, उस रास्ते के ऊपर, उस बिंदु B के ऊपर कार्य स्थितिज ऊर्जा का मान UB रहेगा। यहाँ से यहाँ तक लाने में अपने कार्य WAB करना पड़ा तो WAB रहेगा। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी रास्ते या दूरी इसके बारे में कुछ नहीं आया है, तो हम ये कह सकते हैं WAB, W पहला रास्ता यानी कि फर्स्ट, W सेकेंड इज इक्वल टू W थर्ड। इन चीज़ों का कोई फ़र्क इनके ऊपर नहीं पड़ने वाला कि हम किस रास्ते का उपयोग करके बिंदु A से बिंदु B तक जा रहे हैं। फ़र्क केवल इस बात का पड़ेगा कि बिंदु A और बिंदु B के बीच की सीधी दूरी कम है या ज़्यादा है। बिंदु B पास में होता तो कार्य कम करना पड़ता और बिंदु B थोड़ा दूर होता तो कार्य ज़्यादा करना पड़ता। इस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं, इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं कि अगर ये बिंदु B आवेश के थोड़ा पास में यानी कि इस जगह उपस्थित होता तो जितना आवेश के पास आते हैं उतना उसका प्रतिकर्षण बल का मान तेजी से बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर होता है, कूलाम का बल F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R का मान कम होने से बल का मान तेजी से बढ़ता है। तो बल का मान अगर ज़्यादा होता तो यहाँ बिंदु B यहाँ होता तो हमें कार्य का गणना भी, कार्य का मान भी ज़्यादा होता, कार्य ज़्यादा करना पड़ता, यानी कि प्रतिकर्षण बल ज़्यादा तो कार्य का मान भी ज़्यादा। ठीक है, तो आज फिर आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो इस पॉइंट में हमने समझा है कि बिंदु B अगर थोड़ा आवेश के पास होगा तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, आवेश से अगर दूर होगा तो कार्य कम करना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं अपने सवालों को। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो उसी में क्लियर कर दिया था कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म हमने एक पॉइंट किया था। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते, अगर काटते हैं तो उनके ऊपर कहीं न कहीं एक ही बिंदु पर दो वोल्टेज प्राप्त होंगे जो संभव नहीं है। ये बिंदु आवेश है हमारे पास, इसके कारण जो विभव उत्पन्न होंगे समविभव पृष्ठ वो ये वाले होंगे, और ये वाले जो समविभव पृष्ठ है अगर एक दूसरे को कहीं से काटते हैं
तो उनका जो मान लिया काट ले भाई, ऐसे काट लिया, तो ये जो पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर वोल्टेज के दो मान प्राप्त होते हैं जो संभव नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे? बिल्कुल नहीं काट सकते। काटने पर विभव के दो मान प्राप्त होते हैं। विभव के दो मान प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? जब दो समविभव पृष्ठ काटते हैं तो। जो संभव नहीं है। अगर दो समविभव पृष्ठ काटेंगे तो ये चीज संभव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समविभव पृष्ठ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई आवेश दो उपस्थित है अलग अलग। समविभव पृष्ठ ले लेते हैं इस टाइप का। ये हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है और इसके ऊपर हमारे पास दो बिंदु आवेश है। एक ये रहा, एक बिंदु आवेश ये रहा ए, और दो बिंदु ले रहे हैं, ये दूसरा बी है। अगर हम यहाँ ए से बी तक जाते हैं तो दूरी कितनी तय करते हैं? 10 सेंटीमीटर की। और किसको ले जाते हैं? 200 माइक्रोकुलाम। 200 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब हमें पता है 10 की घात माइनस 6 होता है। 10 की घात माइनस 6 होता है। तो अब बोले भाई कार्य कितना करना पड़ेगा? तो उसके लिए कार्य का सूत्र है W बराबर Q इंटू V2 माइनस V1। अब सबसे पहली लाइन ही आ गई, पहला शब्द ही आ गया कि विभव कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। अगर विभव समान है तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V होगा। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ गया Q। 200 है या कुछ और भी है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं, V2 की स्थान पे V लिखा हमने, V1 की स्थान पे भी V लिखेंगे बराबर Q। V में से V माइनस किया, 0 आया, और 0 को किसी से गुणा करने पर पूरा ही 0 हो जाएगा। तो विभव समविभव पृष्ठ है, उसके ऊपर कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा, कार्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या को चालक गोले को आवेशित करने में उसकी सतह पर 15 वोल्ट का विभव है तो उसके केंद्र पर कितना होगा? तो देखो, पहले बात तो ये दिया हुआ चालक गोला। चालक गोले का कल हमने फिर एक सवाल किया था जिसके अंदर इसी तरह का कुछ वोल्टेज का मान दिया हुआ था। जितना चालक गोले में सतह पर विद्युत विभव होता है, इस सवाल दो तरीके से दिया जा सकता है। ये चालक गोला है तो आवेश कहाँ जाएगा? चालक गोला है तो सारा आवेश सतह पर आएगा, और इसकी त्रिज्या दी हुई है अपने को 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई, और सतह पर वोल्टेज Vs इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को 15 वोल्ट। तो उसके केंद्र पर कितना विभव होगा? ये केंद्र है, इसके ऊपर विभव कितना होगा? तो हमने एक सवाल किया था कि जितना चालक की सतह पर वोल्टेज होता है जितना ही V इन बराबर Vs बराबर 15 वोल्ट हो जाएगा। जितना चालक की सतह पर वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज अंदर की ओर होता है, और इसको हमने किया था इस टाइप से, dV/dr इज इक्वल टू E। माइनस होता है, माइनस का अभी कोई मतलब नहीं। चालक गोले के अंदर की साइड E की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो जब 0 लिख देते हैं तो dV/dr इज इक्वल टू dV/dr इज इक्वल टू dr नियत, dr नियत। तो V इज इक्वल टू नियत रहेगा, यानी कि R के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चालक गोले की बात कर रहे हैं तो इसका आवेश ये फॉर्मूला ये हो जाएगा 15 वोल्ट। जितना सतह पर है Vs है उतना का उतना V इन है, अंदर के पूरे सभी बिंदुओं पर, चाहे बिंदु
केंद्र पर हो, चाहे इधर कहीं हो, या कोई 2 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर पर, 8 सेंटीमीटर पर, 10 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते ही बिंदु गोले के बाहर आ जाएगा। इस सवाल को अचालक के रूप में पूछा जाए, अगर इसी सवाल को बोला जाए कि भाई अचालक है, तो अचालक के अंदर जो भी आवेश होता है वो संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है। सारा का सारा आवेश संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं अचालक की। अभी उत्तर सही है, ये चालक था। अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन सवाल चालक अचालक में आवे तो क्या करना? अचालक गोले के लिए अचालक गोले के अंदर अगर कहीं बिंदु है और Vs की वैल्यू मान लो 15 वोल्ट दी हुई है, V सतह पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर 15 वोल्ट दिया हुआ है तो ये हम कर रहे हैं 15 वोल्ट। अब V इज इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का, जो हमने किया था। अब इसके अंदर सेंटर पे, यानी कि सेंटर पे R बराबर क्या होगा? 0। सेंटर पे R बराबर 0, R बराबर 0 केंद्र के लिए अगर R बराबर 0 अगर हम करते हैं तो इस टाइप से हो जाएगा। अब हमारे पास V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q अपॉन 2R क्यूब और 3R स्क्वायर माइनस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। KQ अपॉन 2R क्यूब, ठीक है, और ये आ गया इंटू 3R स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2 KQR। यानी कि जो सतह पर वोल्टेज था, ये KQ अपॉन R जो फॉर्मूला होता है सतह के लिए होता है। सतह के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन कैपिटल R। जो सतह पर था उसका 3/2 गुणा हो जाएगा। यानी कि सतह पर अगर मान लो 10 है तो 10 का हो जाएगा 3/2 गुणा, यानी कि 15। अगला सवाल करते हैं हम। निर्वात में किसी बिंदु पर सभी दूरियां मीटर में दी हुई है XYZ, विभव का मान दिया हुआ 2x स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और साथ में उसके बाद में एक पॉइंट दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला हमने किया था E इज इक्वल टू माइनस डेल V या ग्रेडियंट V। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल x V I कैप प्लस डेल V y कैप प्लस J कैप प्लस डेल Z K कैप। V आ गया इसमें। अब V की वैल्यू हमें 2x स्क्वायर दी हुई है, तो अगर हम यहाँ 2x स्क्वायर लिखते हैं माइनस यहाँ 2x स्क्वायर लिखते हैं डेल x 2x स्क्वायर I कैप प्लस डेल y 2x स्क्वायर J कैप प्लस डेल Z 2x स्क्वायर K कैप। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है, समझ में आ जाती है बात, तो इसका उत्तर डायरेक्ट मौखिक हो जाता है। इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पहली बार कर रहे हैं इसलिए इसको इस टाइप से लिख के देख रहे हैं। माइनस यहाँ से पता चल रहा है कि हम अवकलन कर रहे हैं और x के सापेक्ष कर रहे हैं,
तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा 4x। साइड में देखते हैं कैसे किया हमने। 2x स्क्वायर है, सूत्र हमारे पास होता है x की घात n dx इज इक्वल टू एन एक्स की घात n माइनस 1। घात आगे आएगी और घात में से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास है 2x स्क्वायर dx 2x स्क्वायर, तो 2 को बाहर ले लिया dx स्क्वायर, तो बराबर 2 तो है ही हमारे पास, और इसका अवकलन हो जाएगा 2 आगे आ गया। अब घात में से एक माइनस होगा, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 4 हो गया, और x की घात 1 हो गई। x की घात 1 को लिखने की जरूरत नहीं। i कैप प्लस सेकंड है हमारे पास, यहाँ से पता चल रहा है कि हमें y के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? y के सापेक्ष करना है। और y जो चीज़ है यहाँ पर है ही नहीं, तो y के सापेक्ष करना है तो x और z कांस्टेंट हो गए। जिसके सापेक्ष करना है उसी को देखना है, वो नहीं दिखे तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो 0 होता है, प्लस कांस्टेंट का अवकलन ये भी कांस्टेंट का है तो 0 हो जाता है। ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पे हम z के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, ये भी हो जाएगा 0। तो e इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस 4x i कैप। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ गई। अब ये कह रहा है कि 1, 2, 3 पे निकालो, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 मीटर दिया हुआ है, तो x बराबर, ये आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन सवाल में और पूछा है कि x बराबर 1, 2, 3 1, 2, 3 पर e इज इक्वल टू माइनस 4i कैप। अब ये कैसे आया कि यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट x का है, दूसरा कोऑर्डिनेट निर्देशांक y का है, तीसरा z का है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये x कोऑर्डिनेट ही रखने वाले हम, क्योंकि इसके अंदर y और z तो है ही नहीं। y वाला पद 0 हो गया, z वाला पद भी 0 हो गया। तो हम क्या रखने वाले हैं? x की वैल्यू 1 रखने वाले। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो आंसर आया हमारे पास 4i कैप। तो ये 4i कैप हो जाता है। माइनस दिशा बताता है, माइनस डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर दिए वो परिमाण के रूप में, मॉड के रूप में दिए हुए हैं, और मॉड के अंदर प्लस माइनस नहीं लेते, हमेशा प्लस ही लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 4i कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बिंदु आवेश के कारण निर्वात में 10 वोल्ट है, यदि 4 और 2 पराविद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तो विद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी? तो 10 वोल्ट का विभव है निर्वात के अंदर, तो V की वैल्यू जो दी हुई है वो 10 वोल्ट दी हुई है, और हम करते हैं V निर्वात इज इक्वल टू KQ अपॉन R इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये दिया V माध्यम ज्ञात करना है। ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास। तो K का जो वैल्यू होती है KQ अपॉन R, R के साथ एप्सिलॉन R, ये निकालना है हमें। बात ये है कि K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q अपॉन R, ये लिखा हुआ है, बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है हमें, 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब
अगर माध्यम की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। तो जब भी माध्यम की बात करें और फॉर्मूले में जहाँ कहीं पे भी हमें एप्सिलॉन 0 दिखे उसके पास में विद्युतशीलता दूसरी माध्यम की यानी कि एप्सिलॉन r लिख देनी है। जैसे हमारे पास फार्मूला हो गया भाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r c, ये मान लो एक अलग फार्मूला है। तो माध्यम की बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके साथ एप्सिलॉन r, ये तो है निर्वात के लिए और ये है माध्यम के लिए। तो जहाँ पे एप्सिलॉन 0 दिखेगा उसी के पास में माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन r को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता का मतलब ये क्या प्रभाव इसके ऊपर डालने वाला है उसके बारे में। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और ये बच गया Q/R। तो अगर यहाँ से देखें तो 1/एप्सिलॉन r हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। इसी चीज़ को सेकंड लाइन को हमने इस रूप में लिखा, कुछ नहीं किया है, एप्सिलॉन r को पहले लिख दिया है, बाकी सब पदों को एक साथ लिख दिया है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो, ये वाला ये जो दिख रहा है ये V निर्वात के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, V माध्यम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r इंटू V निर्वात। अब V निर्वात का मान क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 इंटू 10, 2 से ये कट जाएगा, 5 वोल्ट आंसर आएगा। तो हमें चारों ऑप्शन में ढूंढना है 5 वोल्ट किधर है और 5 वोल्ट ए राइट है। तो इसका आंसर हो गया 5 वोल्ट। तो इस तरह से हमने ये सवाल किए। बहुत बढ़िया कमेंट्स आप लोगों ने दिए थे कल वाले वीडियो के अंदर। किसी कारणवश हम आपके कमेंट्स का डायरेक्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं आप लोग। बिल्कुल ऐसे ही कमेंट्स देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और ध्यान से समझने का प्रयास करते रहें। चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर हम प्रयास करेंगे तो चीज़ें हमें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो आज हमने किया है कुछ सवाल और 2 आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव किस तरह से निकाला जाता है, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये ज्ञात किया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका इंटरेस्ट लिया होगा, आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।